वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का चैप्टर 20 एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लियुआन को फेंग ये का पता चल जाता है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फेंग ये लियुआन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसको बोलता है ये अपार्टमेंट मैंने रेंट पे ले रखा है और इसमें सिर्फ एक ही बेडरूम है, तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना सोफे पे सोने में। लियुआन सोचता है उसने मुझे तब अपनाया था जब मेरे साथ में कोई भी नहीं था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, और फिर उसने अपने बैंड का मेंबर बनाया मुझे और अपने दोस्तों से मिलवाया और उसने बताया कि ये इंसान लियुए है, ये हमारी बैंड में एक गिटारिस्ट रहेगा। उस समय में एक छोटे से बेसमेंट में हम अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करते थे और हम बाहर में परफॉर्मेंस भी दिया करते थे और वो स्ट्रीट फूड। उन दिनों में हम एक कॉन्सर्ट कर रहे थे और हमें उस टाइम पे बहुत सा पैसा मिला और हमने बहुत सारा खाना खाया और बियरें पी। उस समय सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा करते थे और मैं उस समय बहुत ही केयर फ्री लाइफ जी रहा था। मैं सोचता हूँ उसने एक अजनबी को अपने साथ क्यों लिया था और उसने मुझ पे इतनी दया क्यों दिखाई थी। फिर लियू ये सोचता है वो मोमेंट जब वो दोनों एक साथ हुआ करते थे। फेंग ये वॉल का सहारा लेकर बैठा हुआ होता है और लियू उसके लैब पर सर रखकर लेटा हुआ होता है और वो बोलता है बहुत गर्मी है, मैं भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे बाल कटाना चाहता हूँ। फेंग ये लियू की तरफ बड़े प्यार से देखता है और बोलता है तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये ऐसे नहीं कर सकते। और वो उसके बालों में हाथ फिराने लगता है और लियुए और फेंग ये दोनों एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। उसी समय मुझे महसूस हुआ मैं उस समय पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ और कंफ्यूज, मुझे नहीं पता था मेरे फ्यूचर में क्या होगा। फेंग ये ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपनाया। मुझे उसके साथ में रहकर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों तक हम दोनों एक साथ रहा करते थे। फिर एक दिन लियुए एक इंसान से मिलता है जो कि उसको बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, लेकिन हम तुम्हारे पूरे बैंड को साइन नहीं कर सकते और ये बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तुम म्यूजिक से जुड़े हुए हो तो तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते। लियुए उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और उसमें लिखा था अगर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसे अपने बैंड को छोड़ना होगा और उससे सारे ही रिश्ते तोड़ने होंगे। वो सोच में पड़ जाता है और फिर लास्ट में वही होता है। वो फेंगिए को बोलता है मैं बस ऐसी ज़िंदगी जीकर थक गया हूँ, मैं इसी तरह से फंसा नहीं रह सकता पूरी ज़िंदगी, मैं जा रहा हूँ फेंगिए। और वो फेंगिए को बाय बोल देता है और फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो गाइस ये इन दोनों के पास्ट की स्टोरी है। लियुए और चीजिंग दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और चीजिंग बोलता है ये अचानक से बारिश क्यों पड़ने लगी, पर शुक्र है हम लोग पहुंच तो गए। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचते हैं चीजिंग को गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि पियानो पर बज रहा था। वो उस गाने को सुनता है और सोच में पड़ जाता है कोई तो पियानो बजा रहा है, मुझे लगता है फेंग ये है। और वो शौक से पीछे की ओर मुड़ता है और लियुए की ओर देखने लगता है और उससे बोलता है ये तो वही गाना है ना जो कुछ टाइम पहले तुम बजा रहे थे। मगर फेंगिए ने कहा था कि ये गाना उसने खुद लिखा है, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लियुए कुछ नहीं बोल पाता। वो कुछ बोलने ही वाला था तब तक पीछे से आवाज़ आती है चीइंग तुम यहाँ पर आ गए। आज एक कस्टमर ने पूरा प्लेस बुक करा लिया है बर्थडे पार्टी के लिए, तो तुम्हें डेकोरेशन में मेरी हेल्प करनी होगी। चीइंग चिल्लाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। और वो पीछे की ओर देखता है और बोलता है चलो साथ में चलते हैं। मगर जैसे ही वो पीछे देखता है वहाँ पर कोई नहीं था, लियुए जा चुका था। चीइंग सोचने लग जाता है आखिर में ये कहाँ गया। वो उसको देखता है मगर लियुए उसे कहीं नहीं दिखता। लियुए
एक बॉल का सहारा लेकर बारिश में वहीं बैठ जाता है और वो फेंग ये का सामना चींग के सामने शायद नहीं करना चाहता था। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फेंग ये रेस्टोरेंट को लॉक लगाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हाय। फेंग ये पीछे मुड़ता है और उसे ल्यूये दिखाई देता है। ल्यूये बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। फेंग ये चौंक जाता है और बोलता है, ल्यूये तुम यहाँ कैसे आए? ल्यूये बोलता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं वापस नहीं जा सकता था। क्या तुम मुझे एक बार फिर से अपने साथ लोगे? मुझे अपने साथ ले चलोगे? फेंग ये सोच में पड़ जाता है। वो अपना मुंह फेरता है और छाता ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है, तुम ये अम्ब्रेला यूज कर सकते हो और यहाँ पर कभी मत आना। ल्यूये बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है। और वो ये सोचते हुए वहीं पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंग ये बाथरूम में नहा रहा होता है। वो बाथटब में अकेला लेटा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है, लिंग ये अंकल जोंग ने कहा था मुझसे, तुम चाहते हो कि मैं घर जल्दी आ जाऊं, अब कहाँ हो तुम? लिंग ये चीजिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो घबरा जाता है और अचानक से उसका हाथ साइड में लग जाता है, जिससे कि टेबल पर रखा मास्क नीचे गिर जाता है। चीजिंग बाहर से आवाज़ सुनता है और बोलता है, क्या तुम अंदर हो? क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? और ये कहते हुए वो सुनता है अंदर से आवाज़ आती है, अंदर मत आना। मगर उससे पहले वो अंदर आ चुका था। वो लिंग ये को बाथटब में बिना कपड़ों के देख लेता है और उसे दिखाई देता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। लिंग ये के निशानों को देखकर चीजिंग घबरा जाता है और वो उसको शॉकिंग नज़रों से देख रहा होता है। लिंग ये तेज़ी से चिल्लाता है, चले जाओ यहाँ से। चीजिंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और वो बाहर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और चीजिंग सोचने लगता है, इतने सारे निशान, ये तो किसी सीरियस इंजरी के लगते हैं। क्या इसी की वजह से वो चल नहीं पाता? लिंग ये सहारा लेता है बाथटब का और खड़े होने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। फिर से अंदर से वास्क के गिरने की आवाज़ आती है और चीजिंग अपने आप को रोक नहीं पाता। वो सीधा अंदर आता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और वो लिंग ये के पास आता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मगर लिंग ये उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। चीजिंग बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। लिंग ये बोलता है, मेरी व्हीलचेयर लेकर आओ। चीजिंग बोलता है, ठीक है। और वो लिंग ये को व्हीलचेयर पर बिठाता है। लिंग ये बोलता है, मेरे जैसे अपाहिज इंसान को व्हीलचेयर लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना एम्बैरेसिंग है ना ये। चीजिंग लिंग ये के पैरों के निशानों को देख रहा होता है और वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तुम इतनी सारी चीज़ों को अपने आप ही करते हो और खुद को भी खुद ही संभालते हो। ये कहते हुए चीजिंग उसके पैरों को टच करने लगता है। लिंग ये सोच में पड़ जाता है और चीजिंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अभी ब्लैंकेट लेके आता हूँ। और वो ब्लैंकेट लाकर लिंग ये के पैरों पर डाल देता है और उसके पैरों को दबाने लगता है। तभी लिंग ये बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? चीजिंग बोलता है, बुक के अकॉर्डिंग अगर गर्म पानी से बाहर आने के बाद में पैरों की मसाज की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तुम मुझे बताओ, क्या मैं सही तरह से कर रहा हूँ? लिंग ये उसे शॉकिंग नज़रों से देख रहा होता है और वो बोलता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। चीजिंग लिंग ये के पैरों की मसाज कर रहा होता है कि तभी अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं, मास्टर क्या आप नहा लिए हो? ये समय आपकी दवाई लेने का है। अंकल जोंग तभी चीजिंग को देखते हैं
और सोच में पड़ जाते हैं। चीजिंग यहाँ पर कैसे आया? मैंने इससे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा था। क्या इसने मास्टर को नहाते हुए देख लिया था और मास्टर ने इसको नहीं भगाया? ऐसा कैसे हो सकता है? तब तक लिंग ये बोलता है, क्या है ये? अंकल जोंग बोलते हैं, ये तुम्हारी मेडिसिन है। लिंग ये बोलता है, ठीक है रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। अंकल जोंग बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे फादर ने मुझे कहा है कि मुझे ये तुम्हें खिलानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लिंग ये गुस्से में बोलता है, बस करो, मैं इन दवाइयों का खाकर भी ठीक नहीं होने वाला। और वो अंकल जोंग के हाथ को झटक देता है जिससे कि दवाई नीचे गिर जाती है। अंकल जोंग बोलते हैं, लेकिन तब तक दवा नीचे गिर चुकी होती है। चीजिंग दवा को देखता है और वो उस दवाई को देखता है जिस पर लिखा था कि वो दवा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आती है। अंकल जोंग बोलते हैं, लेकिन मास्टर अगर आप कंटिन्यू दवाई लेंगे तो डॉक्टर का कहना है आप ठीक हो जाओगे। लिंग ये गुस्से में बोलता है, तो क्या हुआ? क्या मैं पहले जैसे हो जाऊंगा? इस बॉडी में मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पाता हूँ, क्या ये तुम जानते हो? तब तक चीजिंग अपने शौक से उठता है और बोलता है, क्या तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं? अंकल जोंग बोलते हैं, वैसे उससे पहले ही लिंग ये बोलता है, हाँ। चीजिंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारा ट्रांसप्लांट अभी हुआ है? लिंग ये बोलता है, हाँ, मैं क्रॉनिक ग्राफ से सफ़र कर रहा हूँ जिसको मेरी बॉडी लेने से रिजेक्ट कर देती है। मुझे सुइयों का सहारा लेना पड़ता है और मेरी पूरी बॉडी में टाँके लगे हुए हैं जिससे कि मेरी बॉडी पर निशान पड़ चुके हैं। इस तरह की बॉडी को कौन देखना चाहेगा जो कि दिन ब दिन मर रही है। चीजिंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है, ऐसा मत कहो, अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है और अभी हुआ है तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें बचाने के लिए कितना एफर्ट डाला गया है और तुम्हारी बॉडी अब काम कर रही है। लेकिन उस इंसान का क्या जिसके ऑर्गन्स तुम्हारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं? लिंग ये सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या? चीजिंग अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हें सिर्फ अपनी बॉडी और दिखावे की परवाह है, जबकि तुम जिंदा हो। उस इंसान का सोचो जो कि इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो। लिंग ये, तुम किसी के एहसान को इस तरह से अपमानित कैसे कर सकते हो? ये कह ही रहा होता है चीजिंग, और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि चीजिंग और ये दोनों भाई घास पर लेटे हुए होते हैं। वो बोलता है, चिंग, मैंने एक कहानी सुनी थी। चीजिंग बोलता है, ओके, कि हम सब एक स्टार हैं जो कि धरती पर आए हैं इस धरती को रोशन करने के लिए, यहाँ के हर कोने को रोशनी से भरने के लिए। जब हम गिरना बंद कर देंगे और इस धरती के हर कोने को रोशनी से भर देंगे तो हम फिर से हेवन में जाकर स्टार बन जाएंगे। तो मैं सोच रहा था, अगर मॉम और डैड इसीलिए यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया था। चीजिंग ये की ओर देखता है और बोलता है, ये ली चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन तुम अभी भी मेरे रास्ते को रोशन कर रहे हो और मेरे साथ हो। मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं महसूस करता जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगता। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है और बोलता है, चिंग, मैं अब जा रहा हूँ स्वर्ग में। चिंग रोते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या? तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? ये बोलता है, मेरे जाने के बाद में लगभग तुम अकेले हो जाओगे जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी रोशनी तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ इस दुनिया में। जब तुम वहाँ से गुजरोगी तुम्हें ज़रूर गर्माहट का एहसास होगा और मेरा प्यार महसूस होगा और इससे हम जुड़े रहेंगे। मुझे वादा करो
कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे और मेरा वेट करोगे जब मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा। और फ्लैशबैक एंड होता है। जी यिंग ये सारी बातें सोचकर रो रहा होता है और उसके आंसू उसके हाथों पर टपक रहे होते हैं। और इधर लिंग ये जी यिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है जी यिंग ने आज ऐसा बिहेव क्यों किया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जी यिंग के मॉम डैड और जी यिंग का बचपन, जिसमें कि वो सोच रहा होता है कैसे उसका भाई और उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। और वो उस फोटो को देख रहा होता है जो कि उसके भाई ने बनाई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि फेंग ये जी यिंग के हाउस की ओर आता है, जबकि ऐसा बहुत कम होता था कि वो वेयर हाउस की ओर आए। और वो आकर खिड़की पर रुक जाता है और सोचने लगता है अपनी माँ के बारे में, जो कि दुखी होकर बोल रही होती हैं, मुझे बताओ क्या ट्रांसप्लांट होने के बाद में वो बिल्कुल बदल जाएगा? मतलब उसकी पर्सनालिटी, फीलिंग ये सब उसकी नहीं रहेंगी। उसके फादर बोलते हैं तुम पागल मत बनो, ट्रांसप्लांट के साथ में मेमोरी ट्रांसप्लांट नहीं होती हैं। ये तो अच्छी बात है कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होने से वो जिंदा है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा किसी और इंसान में। लिंग ये बेड पर लेटा होता है और डॉक्टर से बोलता है तुम अभी उठ नहीं सकते अपने आप, मगर एक आशा है कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। अपनी होप मत खोना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। उधर से अंकल जॉन की आवाज़ आती है जो कि बोलते हैं मास्टर आपसे आप स्कूल नहीं जाएंगे, आपको यहीं ट्यूशन टीचर पढ़ाने आएगा। और लिंग ये दूध लेने की कोशिश करता है, तब तक कि अंकल जॉन्ग आते हैं और बोलते हैं मास्टर मुझे तुम्हारी मदद करने दो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, गिर मत जाना और अपने आप को चोट मत लगा लेना। अगर आपको कुछ भी चाहिए प्लीज़ मुझे बता देना। ये सब सुनकर और सोचकर लिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को यूजलेस समझने लगता है। ये सब सोचकर उसे और भी गुस्सा आने लगता है और फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो अपनी व्हील चेयर घुमाता है और वहाँ से जा ही रहा होता है। तब तक उसे चीजिंग की आवाज़ आती है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बोलता है हेलो फेंग ये, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक घर ढूंढने के लिए जहाँ पर कुत्तों को भी रहने दिया जाए? ये थोड़ा अर्जेंट है, धन्यवाद। ये सुनकर लिंग को शौक लगता है। फेंग ये बोलता है हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम कल यहाँ आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है फेंग के साथ में ल्यूये था जो कि डेस्क पर लेटा हुआ था। वो बोलता है कौन है जो तुम्हारे साथ में रहना चाहता है, यानी तुम्हारे घर पर? फेंग ये मुंह मोड़ता है और बोलता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, अगर तुम उठ चुके हो तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ल्यूये को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो अपना कोट उतारकर फेंग ये के पैरों में फेंक देता है। फेंग ये बोलता है आखिर में तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ल्यूये फेंग ये के सामने आता है और उसके बिल्कुल सीधा सामने आकर खड़ा हो जाता है। फेंग ये बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। ल्यूये रोमांटिक होते हुए फेंग ये के हाथ को टच करता है और बोलता है मैं कुछ टाइम के लिए बारिश में था। और ल्यूये फेंग ये के कान के पास में आता है और बोलता है मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। और ल्यूये फेंग ये के हाथ को पकड़ता है और बोलता है तो फेंग ये ल्यूये के हाथ को जोर से झटकता है और बोलता है ठीक है वार्डरोब में पड़े हैं, तुम चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। ल्यूये बोलता है ओह थैंक्स। और ल्यूये सोचने लगता है इसने मुझे बारिश में अकेला नहीं छोड़ा। और वो सोचता है मुझे माफ़ कर देना और फेंग ये की ओर देखने लगता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? हाँ बहुत देर हो चुकी है, मैंने बहुत देर कर दी, तुमसे
माफ़ी मांगने में। लू ये एक कोट को हाथ लगाता है और उसे लेने ही वाला होता है, तब तक फेंग ये उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये नहीं, और उसके हाथ से लेकर बोलता है ये किसी और का है। लू ये उसके कॉलर पर नाम पढ़ लेता है जिस पर लिखा था चीजिंग, और फेंग ये एक कोट निकालता है और उसे ल्यूये के ऊपर फेंकता है और बोलता है तुम इसे पहन सकते हो। ल्यूये सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्या वो चीजिंग था जिससे तुम अभी फ़ोन पर बात कर रहे थे? फेंग ये सोच में पड़ता है और बोलता है क्या क्या तुम मुझसे जानते हो? और उस कोट को अच्छे से फोल्ड करने लगता है। ल्यूये बोलता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्यों? फेंग ये कुछ नहीं बोलता और वो अपना मुंह मोड़ लेता है। ल्यूये बोलता है इसका मतलब तुम मना नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम सच में? लेकिन उसका क्या वो भी तुम्हारे लिए फील करता है? फेंग ये बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने कपड़े पहनो। ल्यूये को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो फेंग ये का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या उसे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो? और वो फेंग ये का हाथ तेजी से पकड़ता है और बोलता है फेंग ये क्या आखिर में तुम्हें क्या हुआ है? फेंग ये बोलता है मुझे छोड़ दो। तब तक ल्यूये का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन रिसीव करता है। उधर से आवाज़ आती है तुम कहाँ हो? तुम्हें कल म्यूजिक वीडियो शूट करना है और तुम्हें जल्दी ही प्लेन लेना होगा आइसलैंड आने के लिए। सारा क्रू तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें जल्दी ही आना होगा। ल्यूये बोलता है हाँ ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ। फेंग ये उसकी बातें सुनता है और उससे बोलता है ठीक है तुम ये कपड़े रख सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ल्यूये गाड़ी में बैठा होता है और सोच रहा होता है मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। फेंग ये अब किसी और को पसंद करने लगा है, किसी और से प्यार करने लगा है। मगर मुझे लगता है चीजिंग तो लिंगिये को डेट कर रहा है ना। मुझे नहीं पता अगर ये बात फेंग ये को पता चली तो उनका रिश्ता आखिर में ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।